अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट उम्मे उमैमा रुमान। आज हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की थी रियल कंडक्टेड इंटरव्यूज़ की, उसके हवाले से मैं वीडियो रिकॉर्ड करने लगी हूं। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 101 टू 130। ठीक हो गया, टाइम को वेस्ट नहीं करते और जल्दी जल्दी इनको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आज वाले क्वेश्चन काफ़ी ईजी हैं और तकरीबन सिलेबस में से हैं। तो इनका एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़। तो हम कह सकते हैं कि जो एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ हैं वो बेसिकली डील करती हैं एजुकेशनल थ्योरी डेवलपमेंट के हवाले से, या हम अगर इंग्लिश में इसको डिफ़ाइन करें तो हम कह सकते हैं दीज आर फिलासफीज विच प्रोवाइड थ्योरी और करिकुलम डेवलपमेंट फॉर एजुकेशनल पर्पस, या इट इज़ दीज आर द फिलासफीज दैट कोप विद एजुकेशनल पर्पसेस। तो आप किसी भी वर्ड्स में, किसी तरह के भी वर्ड्स में इनको डिफ़ाइन कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। ठीक हो गया, उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 102, डिफाइन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अच्छा, अब कम्युनिकेशन की ये जो दो टाइप्स हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिनको हम बोल के, जिनको अल्फाज में हम कन्वे करते हैं, वो हमारी वर्बल कम्युनिकेशन हो जाती हैं, और जिनको हम जो है अपनी बॉडी लैंग्वेज से अगर शो करते हैं, मतलब बोलते तो नहीं हैं लेकिन हम अपना रवैया इस तरह से रखते हैं, अपना बिहेवियर इस तरह से करते हैं कि जो सामने वाला बंदा होता है वो समझ जाता है, तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाएगा। अगर इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन इज़ द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन which is done by word speaking, whereas non-verbal communication is the type of communication through facial expression, written words and gestures. ठीक हो गया, उसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 103, वाई यू वॉन्ट टू बी अ लेक्चर। अब इसमें आप इसको अपने हिसाब से जस्टिफाई कर सकते हैं। जो मुझे बेटर लगा वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ कि आई एम सो मच इंटरेस्टेड इन एजुकेशन दैट आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर मोर एंड मोर अबाउट इट। एज यू नो सर, या एज यू नो मैम, दैट द यंग स्टूडेंट्स आस्क मोर क्वेश्चन देन younger ones, which will help me to enhance my skills, to enhance my knowledge और etc. अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 104, व्हाट इज़ फिलासफी। तो आप किसी की भी डेफिनेशन बता सकते हैं। मैं कॉलरिज की बता देती हूँ आप लोगों को। फिलासफी इज़ द साइंस ऑफ साइंसेज, या फिर फिलासफी इज़ द एटर्नल नेचर ऑफ थिंग्स, ये प्लेटो की है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि डिफाइन फिलासफी इन योर ओन वर्ड्स। तो आप कह सकते हैं कि फिलासफी इज़ द वे टू रीच रियलिटी अकॉर्डिंग टू माई opinion, whether it is through induction, through deduction, through authority, through intuition और through revelation। मतलब जिस तरह से भी पहुंचा जाए जस्ट रियलिटी तक पहुंचने का ही नाम जो है वो फिलासफी है अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन। ठीक हो गया, उसके बाद हम देख लेते हैं 106, डिफाइन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं पहले भी डिफाइन कर चुकी हूँ इसी वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 107, व्हाट आर ब्रांचेज ऑफ फिलासफी। अब जो ब्रांचेज ऑफ फिलासफी हैं वो एपिस्टेमोलॉजी, एक्जियोलॉजी, ऑन्टोलॉजी, थियोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड etc। ठीक हो गया, उसके बाद हम देख लेते हैं व्हाट इज़ ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ फिलासफी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रियलिटी, नेचर ऑफ रियलिटी इट्सेल्फ। मतलब जो सच्चाई तक, सच्चाई के हवाले से तो डिस्कशन होती है, लेकिन ऑन्टोलॉजी जो है वो असल में हमें ये बताती है कि सच्चाई की अपनी सच्चाई क्या है। मतलब ये सच्चाई कहाँ से आई, ये सच्चाई जो है किन किन चीज़ों के साथ डील करती है, और सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 109, व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन फिलासफी एंड एजुकेशन। तो ये मैं पहले वाली वीडियोज़ में भी डिफाइन कर चुकी हूँ। इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि फ़िलासफ़ी जो है वो थ्योरी डेवलपमेंट का काम करती है, एंड एजुकेशन जो है वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे वर्क करती है। सो वी कैन से दैट कि फ़िलासफ़ी एंड एजुकेशन आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डिफरेंशिएट कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव डोमेन। तो हम कह सकते हैं कि दीज आर द टाइप्स ऑफ या ब्रांचेज ऑफ, या मतलब हम ब्लूम टैक्सोनॉमी के हवाले से डिस्कस कर सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि मतलब इसकी जो 3 सब टाइप्स हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी की, जिसमें कॉग्निटिव डोमेन एंड अफेक्टिव डोमेन है। कॉग्निटिव डोमेन डील्स विद मेंटल कैपेसिटीज़ एंड अफेक्टिव डोमेन डील्स विद आवर फीलिंग्स और स्टूडेंट्स फीलिंग। ठीक हो गया, मतलब जो हमारी अपनी जहानत है, हमारी मेंटल कैपेसिटीज़ हैं, और मेंटल कैपेसिटीज़ के जो डिफरेंट लेवल्स हैं, कॉग्निटिव डोमेन उसके साथ डील करती है, और जो अफेक्टिव डोमेन है वो हमारी अपनी मतलब जो पसंद नापसंद है, ये हमारी फीलिंग्स हैं, उनके हवाले से डील करने का नाम जो है वो अफेक्टिव डोमेन है। मज़ीद आप ये बता सकते हैं कि मतलब कॉग्निटिव डोमेन जो है वो इसने दी ब्लूम ने, और जो अफेक्टिव डोमेन है उसके हवाले से भी आप लोग डिटेल बता सकते हैं। मैंने इस पर अलग से
वीडियोज़ जो हैं वो बना दी हैं। अगर आपको इनकी डिटेल चाहिए तो आप उन वीडियो से कंसल्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 111, बेसिस ऑफ इस्लामिक फ़िलासफ़ी। अब बेसिस ऑफ इस्लामिक फ़िलासफ़ी की बेस पूछी जा रही है, तो जो अरकान इस्लाम है, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, दीज़ आर द बेसिस ऑफ इस्लामिक फ़िलासफ़ी। ठीक हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 112, व्हाट इज़ साइकोमोटर डोमेन। अब ये भी ब्लूम टैक्सोनॉमी की ही टाइप है। साइकोमोटर डोमेन जो है ये बेसिकली डील करती है मोटर स्किल्स के साथ, काइनेस्थेटिक मूवमेंट्स के साथ, मतलब जो काम हम हाथों से करके देखते हैं, खुद से करके देखते हैं, मतलब लर्निंग बाय डूइंग के हवाले से अगर हम बात करें तो वो साइकोमोटर डोमेन है। और क्वेश्चन नंबर 113 है, व्हाट इज़ करिकुलम। तो इसका एक शॉर्ट सी डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ कि द ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ स्कूल और एन एजुकेशनल एजेंसी। ठीक हो गया, ये हो गया हमारा करिकुलम। उसके बाद हम देख लेते हैं, डू यू नो बी एफ स्किनर। he had made done work on philosophy, what he had discovered। सॉरी, फ़िलासफ़ी पे उन्होंने वर्क नहीं किया, उन्होंने कंडीशनिंग पे वर्क किया। यहाँ मुझसे टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, तो आप लोगों ने इसको करेक्ट कर लेना है कि बी एफ स्किनर जो हैं उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी दी थी हमें, जिसमें उन्होंने हमें रिस्पॉन्स एंड स्टिमुलस, मतलब रिस्पॉन्स पहले उन्होंने बताया कि अगर रिस्पॉन्स हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि रिस्पॉन्स को पहले जनरेट कर लिया जाए और जो हमारा स्टिमुलस है वो बाद में शो किया जाए। और इसी चीज़ को बुनियाद बनाकर उन्होंने लाइनियर जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनका कंसेप्ट भी दिया था। और बी एफ स्किनर जो है वो अमेरिकन थे, और इन्होंने ट्रायल एंड एरर की बेस पे वर्क करने की मतलब ट्रायल एंड एरर पे वर्क किया था, और रैट्स पे इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक हो गया। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 115, हैव यू लिसन टर्म ई एस आर। ई एस आर स्टैंड्स फॉर एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म्स। ये 2003 में थी। इन्होंने बेसिकली ये रिफॉर्म्स लाई गई थी लिटरेसी एंड पॉवर्टी की रिडक्शन के हवाले से, मतलब जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें रिफॉर्म्स लाई जाएंगी और पॉवर्टी को रिड्यूस किया जाएगा, मतलब गुरबत का ख़त्मा करने की कोशिश की जाएगी, और लिटरेसी के लेवल को बढ़ाया जाएगा। और लिटरेसी के लेवल को नॉन फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू बढ़ाने के लिए भी स्टेप्स ESR के थ्रू लिए गए थे। जैसे कि इसकी अगर मैं एग्जांपल दूं तो वो है जी कम्युनिटी स्कूल्स। जो कम्युनिटी स्कूल्स हैं वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन की बेस्ट एग्जांपल हैं, और ये ESR के प्रोजेक्ट के अंडर ही स्टार्ट हुए थे पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 116, व्हाट आर चैलेंजेस ऑफ एसएनसी। अब एसएनसी को इम्प्लीमेंट करने के हवाले से जो चैलेंजेस हैं, असल में ये पूछा जा रहा है, तो हमें ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी, हमें टीचर्स को ट्रेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, हमें आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को स्कूल में वापस लाना पड़ेगा, हमें जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। टीचर्स की जो कैपेसिटी होती है वो ज़ाहिर है डिफरेंट होती है, जो एरिया होता है वहाँ लर्नर्स की कैपेसिटी भी डिफरेंट होती है, तो उसके हवाले से इक्वल चांसेस बेशक हम प्रोवाइड कर दें, लेकिन हमें इक्वल आउटपुट जनरेट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और सबसे बड़ा इशू जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स के हवाले से अगर हम बात करें तो वो है जनाब शॉर्टेज ऑफ बिल्डिंग्स, मतलब रूम्स ही पूरे नहीं होते। और अगर हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की बात करें तो अगर हम एक क्लास को एक्टिविटी करवा रहे हैं और दूसरा किसी और लर्निंग के प्रोसेस में बैठा हुआ है, तो वहाँ फिर प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं एज अ टीचर। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी रिसोर्स मैनेजमेंट के हवाले से। असल में ये एक टर्म है मैनेजमेंट के हवाले से कि जितने रिसोर्सेज हमारे पास हैं उनको बेस्ट वे में यूटिलाइज़ किस तरह से किया जाए। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास कम रिसोर्सेज हैं तो हम उन्हें बेस्ट यूटिलाइजेशन के थ्रू उनसे आउटपुट जो जनरेट करें वो ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट किया जा सके। ठीक है, जैसा कि हमें कहा जाता है कि लो बजट से जो है आप एक्टिविटीज़ जो हैं वो स्कूल में या क्लास लेवल पे करवाएं। तो ये इसकी बेस्ट एग्जांपल हो सकती है कि मतलब हमें एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा बजट नहीं दिया जाता, और फिर कहा जाता है कि जितने रिसोर्सेज आपके पास मौजूद हैं आप उनमें ही बेस्ट हमें आउटपुट देने की कोशिश करें। तो अगर हम इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन की बात करें तो हम कहेंगे कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग ऑल रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन अ वे दैट दे कैन बी बेस्ट यूटिलाइज्ड। ठीक हो गया। उसके बाद 118 क्वेश्चन है, व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस वैलिडिटी। उन्होंने ये पूछा है कि वैलिडिटी जो है उसको इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं। अगर हम टेस्ट के हवाले से वैलिडिटी की बात करें तो रीडिंग डिसेबिलिटी जो है या लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो हैं ये एक फ़ैक्टर हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपने चेक करना है फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों की कॉग्निटिव डोमेन को, ठीक हो गया, कि वो क्रिएटिविटी के लेवल पर हैं या नहीं हैं,
मतलब वो सिंथेसिस के लेवल पे हैं या नहीं हैं। तो अगर उनकी पुअर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं या पुअर रीडिंग डिसेबिलिटी है उनको, तो उसमें ये होगा कि जब वो रीड नहीं कर पाएंगे तो वो फिर क्वेश्चन को समझ भी नहीं पाएंगे और फिर वो अपनी जो उनकी एनर्जीज़ हैं उनको बेस्ट यूटिलाइज़ भी नहीं कर पाएंगे। और अगर टीचर जो है वो वेल ट्रेंड नहीं है, उसने जो टेस्ट कंस्ट्रक्ट किया है वो पुअरली कंस्ट्रक्टेड है, तो फिर ये भी वैलिडिटी पे असरअंदाज हो सकता है। उसके अलावा डिस्ट्रैक्टर जो हैं वो ठीक तरह से अगर हमने बिल्डअप नहीं किए तो वो भी वैलिडिटी पे असरअंदाज हो सकते हैं। और टेस्ट आइटम्स जो हैं वो इनअप्रोप्रिएट हैं या जो हैं स्पेसिफिकेशंस के हवाले से नहीं सेट किए गए, तो फिर भी ये वैलिडिटी पर असरअंदाज हो सकते हैं। और बहुत से और फैक्टर्स भी हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से भी और ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 को अगर देखें तो व्हाट इज़ मीन्ड बाय ट्रेंड लीडरशिप। ट्रेंड लीडरशिप बेसिकली जो है ये कोई टाइप नहीं है एज सच, लेकिन ट्रेंड लीडरशिप उसको कहा जाता है कि जब जो लीडर है उसको ट्रेनिंग दे दी जाए और इस हवाले से वो अपनी जो क्वालिटीज़ हैं उनको इन्हेंस कर लें, तो फिर उनको ट्रेंड लीडर्स कहा जाता है और इस चीज़ को ट्रेंड लीडरशिप कहा जाता है। इन ट्रेनिंग से थ्रू जो लीडर्स होते हैं वो बेस्ट कोचिंग सीख जाते हैं, लीडरशिप टेक्निक सीख जाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी बेटर हो जाती हैं और वो अपने आप को जो है बेस्ट वे में मूव ऑन करवाने के काबिल कर सकते हैं इस तरह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है जी वो है व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम स्कूल इज़। मतलब वो ये पूछना चाह रहे हैं कि फॉर्मल, नॉन फॉर्मल या इनफॉर्मल एजुकेशन के हवाले से अगर देखा जाए तो स्कूल जो है वो कौन सी टाइप है। तो स्कूल जो है वो फॉर्मल एजुकेशन की ही टाइप है। व्हाट इज़ मीन्ड बाय EQ। EQ का मतलब होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक हो गया। इट इज़ द एबिलिटी टू यूटिलाइज, मैनेज एंड मोल्ड योर इमोशंस इन सच अ वे दैट will be beneficial for you and for your society and for the society or the people around you। मतलब अगर हम सिंपल वर्ड्स में उर्दू में बात करें तो इमोशनल इंटेलिजेंस असल में इंटेलिजेंस की वो टाइप है जिसमें एक बंदे को अपने इमोशंस पे, अपनी फीलिंग्स पे इतना कंट्रोल होता है कि वो उनको इस अंदाज में मोल्ड करता है, इस अंदाज में उनका इस्तेमाल करता है, उनको इस अंदाज में मैनेज करता है कि वो उसके अपने लिए भी फ़ायदेमंद हो जाती हैं और उसके इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो गया और एक बंदा गुस्से में है और दूसरा भी अगर अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं करता और गुस्से में ही जवाब दे देता, तो ज़ाहिर है लड़ाई बढ़ जाएगी ना, तो उसका नुकसान आपको भी होगा और आपके साथ अटैच जो लोग हैं उनको भी नुकसान होगा। तो अगर एक गुस्से में है और दूसरा चुप कर जाता है, या दूसरा जो है बेस्ट वे में उस सिचुएशन को डील कर लेता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है जस्ट थोड़ी देर के लिए, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आप खुद समझदार हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। हु वाज चार्ल्स ग्रांट। जी चार्ल्स ग्रांट तो आप जानते ही हैं कि ये फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल भी रहे हैं। इन्होंने रिफॉर्म्स की थी ईस्ट इंडिया कंपनी में और चार्टर एक्ट के हवाले से भी ये बहुत फेमस हैं। और इन्होंने ज़्यादा जो इन्होंने काम किया ना वो सब कॉन्टिनेंट में क्रिश्चियनिटी और इंग्लिश की सब्जेक्ट की, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज की प्रमोशन पे इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हु वाज मिकाउले। मिकाउले जो है ये असल में हिस्टोरियन भी थे, ब्रिटिश पॉलिटिशियन तो थे ये, लेकिन ये हिस्टोरियन भी थे और इन्होंने सेक्रेटरी ऑफ वार के तौर पे भी सर्व किया था सेकेंड वर्ल्ड वार में। ठीक हो गया। उसके अलावा इन्होंने मिकाउले रिपोर्ट दी थी 1835 में, क्योंकि जो 1813 के बाद जो चार्टर एक्ट आया था और इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से बात की गई थी, उसकी प्रमोशन के हवाले से बात की गई थी, तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी में ही दो सेक्ट्स बन गए थे। एक ग्रुप जो है वो बात करता था इंग्लिश के हक़ में और दूसरा कहता था कि मतलब ओरिएंटल जो लैंग्वेज है उस पर भी फोकस हमें करना चाहिए। तो जो मिकाउले रिपोर्ट थी उसने इनके ताबूत में जो कील ठोंक दिया था ना, वो यही था कि मतलब उन्होंने एक बात की थी कि उन्होंने 100 ग्रेट बुक्स इंट्रोड्यूस करवाई थी जो कि इंग्लिश लिटरेचर के हवाले से थी डिफरेंट, और उन्होंने कहा था कि अ सिंगल शेल्फ ऑफ गुड इंग्लिश लिटरेचर इज़ मोर वैल्यूएबल दैन द होल लिटरेचर ऑफ अरेबिया एंड पर्शिया। मतलब अरबी और फ़ारसी के तमाम लिटरेचर से सिर्फ एक शेल्फ इंग्लिश लिटरेचर की ज़्यादा बेटर है। मतलब इस स्टेटमेंट के थ्रू उन्होंने ये बावर करवा दिया था कि मतलब इंग्लिश के हवाले से और मज़ीद कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। तो इस हवाले से ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं, डिफरेंशिएट फेस वैलिडिटी एंड कंकरेंट वैलिडिटी। अब जो फेस वैलिडिटी है वो असल में हम सूटेबल कंटेंट के हवाले से होती है। मतलब जब हम कोई टेस्ट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो हमने जो कंटेंट इस्तेमाल किया उसको कंस्ट्रक्ट करते वक्त, तो क्या वो रिलायबल है, क्या वो वैलिड है, वो सूटेबल कंटेंट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं सिंपल वर्ड में आपको बताऊँ तो हम कह सकते हैं कि आपको टेस्ट को देखते ही पता चल जाए कि हाँ टेस्ट जो है वो वैलिड है।
ठीक हो गया, मतलब देखते ही उसके आइटम्स को देखते ही हमें अंदाज़ा हो जाए, बज़ाहिर जो टेस्ट नज़र आ रहा हो उसको देखते ही हमें अंदाज़ा हो जाए कि ये टेस्ट वैलिड है। और अगर हम कंकरेंट वैलिडिटी की बात करें तो ये डिफरेंट वेरिएबल्स के स्कोर्स जब सेम हों तो ये उसके हवाले से डील करती है। ठीक हो गया, अब हम बात कर लेते हैं हाउ डू यू डेवलप रीडिंग हैबिट्स इन योर स्टूडेंट्स। तो ये जो है सिचुएशनल क्वेश्चन है और इसको आप अपने हवाले से जो है वो मोल्ड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं करती हूँ तो वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं डिफरेंट स्टोरी बुक्स अपने स्टूडेंट्स को जब वो पोजीशंस गेन करते हैं क्लास में या टेस्ट के दौरान अगर वो पोजीशंस गेन करते हैं तो जितनी मेरी पॉकेट मुझे इजाज़त देती है तो मैं उनको स्टोरीज़ गिफ्ट कर देती हूँ और उनसे कहती हूँ कि आप लोगों ने एक दूसरे को पढ़ के सुनानी है, अपने घर में जाके बड़ों से हेल्प लेनी है इसके पढ़ने में। डिफरेंट कॉन्टेस्ट्स रख देती हूँ मैं उनके दरमियान कि जो अच्छी रीडिंग करेगा उसके लिए क्लैपिंग होगी या इस तरह से, या फिर रेसिटेशन का मेथड मैं यूज़ करती हूँ। तो आप लोग भी अपने हवाले से इन चीज़ों को जो है वो मोल्ड करके और अपने हवाले से उनको आंसर दे सकते हैं। जो सजेशंस मेरे पास थी वो मैंने आपको दे दी। ये जो स्टोरी बुक्स वाला आइडिया है ये बहुत ज़बरदस्त है। और एक और टेक्निक मैं यूज़ करती हूँ कि छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स बना लेने और स्टोरी के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं उनको कट करके और उन फ्लैश कार्ड पे या तो मैं पेस्ट कर देती हूँ या फिर इस तरह से करती हूँ कि अगर मेरे पास टाइम है तो वो खुद से मैं राइट कर देती हूँ और उसको जो है जो स्टिकी टेप होती है उसके साथ जो मेरी क्लासरूम की वॉल होती है उस पर मैं लगा देती हूँ और फिर मैं स्टूडेंट से कहती हूँ कि आपने इसको रीड आउट करना है और रीड आउट करने के बाद आपने इसको ना इनको उतार लेना है और इनको तरतीब लगा के ना इस स्टोरी को कंप्लीट करना है। तो उर्दू रीडिंग के हवाले से अगर हम ये करें, क्योंकि उर्दू में स्टूडेंट्स को रीडिंग के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ये मेथड बहुत फ्रूटफुल साबित होता है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 126, व्हाट डू यू सजेस्ट इम्प्रूविंग लिटरेसी। अब लिटरेसी को अगर इम्प्रूव करने की बात करें तो हम सबसे पहले तो ये कहेंगे कि मतलब हमारा जो आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स हैं हमें उन्हें लाना मतलब स्कूल में लाना चाहिए। दूसरा जो है हम रीड एंड राइट की जो एबिलिटी है उसको अगर घर में भी पेरेंट्स जो हैं वो तवज्जो दें तो फिर भी इस पे फोकस किया जा सकता है, मतलब इस फिनोमिना के साथ डील करना किया जा सकता है। और अगर हम मज़ीद बात करें तो हम कह सकते हैं, और मज़ीद जो मैंने आपको ये जो एग्ज़ाम्पल्स दी हैं कि मैं ये स्टोरीज़ इस तरह से पेस्ट करती हूँ और जो है वो बच्चे जो हैं वो ज़ाहिर है वो रीडिंग की जो हैबिट है वो इससे डेवलप हो जाती है। और अगर राइटिंग के हवाले से हम बात करें तो हम स्टार्ट में अगर बच्चा स्टार्टिंग लेवल पे है तो हम ज़ाहिर है उनको फुल अटेंशन की ज़रूरत होती है, हम उन्हें अपने पास ठहराएँगे और फुल फ़ोकस करेंगे उनकी राइटिंग पे। अगर हम 2 माह इस तरह से लगा दें तो आप यकीन करें बच्चे जो हैं उनकी एक तो राइटिंग बहुत अच्छी हो जाती है और बहुत जल्दी वो सीख जाते हैं और उसके बाद हम फिर उसका बैठ के फ्रूट खाते हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा अगर हम मैथमेटिकल वैल्यूज़ की बात करें तो अगर मैथ्स के हवाले से, अरिथमेटिक्स के हवाले से हम बात करें तो अगर हम उनको डेली लाइफ एग्जांपल्स दे के समझाएँ तो वो ज़्यादा बेटर उसको समझ जाते हैं। उसके अलावा अगर हमने लिटरेसी रेट्स को नेशनल लेवल पे इम्प्रूव करना है तो फिर सोशल मीडिया के थ्रू जो हैं वो तहरीक्स भी चलाई जा सकती हैं, तहरीकें भी चलाई जा सकती हैं और कार्टून्स के थ्रू जो है बच्चों को कंसेप्ट्स क्लियर करवाए जा सकते हैं। डिफरेंट पोइम्स के थ्रू उनमें ये चीज़ें इन्फ्यूज़ की जा सकती हैं एंड सो ऑन। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 127, तो व्हाट इज़ लिटरेसी, मतलब लिटरेसी क्या है। तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ द एबिलिटी टू रीड राइट एंड द बेसिक अरिथमेटिक्स। ठीक हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा 128। क्वेश्चन नंबर 128 है जी पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स जो है बेसिकली डील करती हैं अजम्पशंस के साथ जब हम सैम्पलिंग जो है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो इसमें एक सीक्वेंस होता है, पैरामेट्रिक में सीक्वेंस होता है और नॉन पैरामेट्रिक जो है वो सीक्वेंस में नहीं होती, इनमें एक खास तरतीब नहीं होती, बस इन दोनों में यही डिफरेंस है। अगर क्वेश्चन नंबर 129 को देख लें तो व्हाट वाज सुफ़ा। सुफ़ा जो है आपको पता है कि ये एजुकेशनल सेंटर था या फर्स्ट एजुकेशनल यूनिवर्सिटी भी इसको कहा जाता है इस्लाम की। ये मदीना में है और मस्जिद नबवी में है, इसके हवाले से आप वेल अवेयर हैं। और क्वेश्चन नंबर 130 को अगर देखें तो व्हाट वाज दार अरकम। दार अरकम जो है एक सहाबी थे हज़रत अरकम बिन अबी अरकम। तो ये उनके घर में हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सबसे पहले दावत दिया करते थे और ये मक्का में है दार अरकम। तो ये मक्का के हवाले से अगर फ़र्स्ट एजुकेशनल सिस्टम की बात करें तो वो दार अरकम है और अगर मदीना या फर्स्ट इस्लामिक एजुकेशनल सेंटर की बात करें तो वो सुफ़ा हो जाएगा। ठीक हो गया। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।